ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, लिखो राइट द आप लोग भी अपना जो जो बच्चे लोग कभी, तो हम लोग ओपन कास्ट में क्या स्टार्ट, इसी सब विचार के साथ आज 5 मिनट टाइम इसमें लग गया। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक का सेकंड पार्ट हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू नोट्स पे चर्चा करेंगे। एमसीक्यू नोट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू नोट्स लिखेंगे, जो सवाल जवाब जो छूट गया उसको हम लोग लिखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आप लिखना स्टार्टिंग करो 1 नंबर में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ सवाल जवाब ही होगा। मोटा मोटी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके, जान चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो ओपन कास्ट से रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करेंगे कभी, तो हम लोग ओपन कास्ट में क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग ओपन कास्ट में ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बाबू। अच्छा, एक बात और, क्लास में सारे बच्चे एक बात और बोलूंगा बाबू, एप्लीकेशन ना हम लोगों का एप्लीकेशन पे ट्रेनिंग अधूरा रह गया, नहीं हो पाया। तो हो सकता है शायद 10 तारीख जो 10th ऑफ आपका जुलाई है, 10 जुलाई से उसे स्टार्ट करें, क्योंकि 1 जुलाई को तो नहीं हो पाया। सोचे तो 1 जुलाई तक कर लेंगे, एक ट्रेनिंग अधूरा रह गया, दैट्स वाई नहीं हो पाया। और कुछ उसमें ट्रायल भी करना था, 10 तारीख तक टाइम कम से कम और लग जाएगा। तो अच्छा है, आप लोग भी अपना जो जो बच्चे लोग को कंटिन्यू करना है, जिस बच्चे को कंटिन्यू मुझे रखना है, उन लोगों का 10 जुलाई तक जो भी मतलब जितने बच्चे रहेंगे उसको मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए फिर नया एप्लीकेशन में 10 जुलाई से स्टार्ट करूंगा। तो वो बेहतर एक ऑप्शन रहेगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, लिखो राइट द राइट द पार्टिंग बिटवीन टू ओपन कास्ट वर्किंग। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिखो राइट द पार्टिंग बिटवीन टू ओपन कास्ट वर्किंग। राइट द पार्टिंग बिटवीन टू ओपन कास्ट वर्किंग। टू ओपन कास्ट वर्किंग, ये बहुत सिंपल सवाल है, इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया, लेकिन सवाल इसलिए मैं दे देता हूं आप लोग को इस तरह का, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बार आप लोग बोलते हो ना कि सर ऐसा सवाल तो पढ़ा ही नहीं थे, इसलिए मुझे मजबूरी में लिखाना पड़ रहा है। क्या आंसर होगा, 15 मीटर। दो ओपन कास्ट जब वर्किंग चलता है ना, तो दोनों का बीच का दूरी कितना होता है, 15 मीटर। क्यों होता है, क्योंकि बाउंड्री से, जैसे मान लो कॉमन बाउंड्री तो 7.5 मीटर ये रहेगा पीछे, और दूसरा माइन 7.5 मीटर ये पीछे रहेगा। तो इसका डिस्टेंस 7.5, इसका 7.5, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 15 मीटर। तो इसीलिए बाउंड्री से चूंकि दूरी क्या होता है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ए माइन इज 15 मीटर। इसमें आप तर्कपूर्ण लिख सकते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंस द डिस्टेंस ऑफ ओपन कास्ट माइन फ्रॉम बाउंड्री इज 7.5 मीटर। बाबू देखो क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना कि माइंस का बाउंड्री से, ओपन कास्ट माइंस का बाउंड्री से, तो माइंस का जो दूरी होता है ना 7.5 मीटर होता है। इसीलिए दो अगर माइंस रहेगा तो बीच में बाउंड्री ये है, और एक ओपन कास्ट इधर और एक ओपन कास्ट इधर, तो इसका दूरी होगा 7.5 मीटर और इसका दूरी होगा 7.5 मीटर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 15 मीटर। इसीलिए 15 मीटर है, ये 7.5 होता है और ये 7.5 होता है, तो दोनों मिलाकर 15 मीटर होगा। यही बात को यहाँ पे जस्टिफिकेशन कर दिए हैं। तो साथ में एक के साथ दो सवाल आपका हो गया कि दूरी बाउंड्री होता है 7.5 मीटर और ऐसा दूरी होता है 15 मीटर। लिखो हुज परमिशन रिक्वायर्ड। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 2, लिखो हुज, किसका परमिशन चाहिए, हुज परमिशन रिक्वायर्ड, किसका परमिशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हुज परमिशन रिक्वायर्ड, किसका परमिशन चाहिए। अब कंडीशंस क्या है, दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंडीशंस नंबर ए नंबर कंडीशन, किस कंडीशंस में बात करेंगे बाबू, कंडीशंस नंबर ए रिलेटेड टू बेंच, ठीक है, दैट इज द हाइट विड्थ एंड स्लोप एंगल, ठीक है। रिलेटेड टू, अच्छा एक काम करते पहले लिखते हैं रिलेटेड टू माइन, एक मिनट रुको, यहाँ पहले लिखो रिलेटेड टू ध्यान से, रिलेटेड टू माइन बाउंड्री, माइंस का बाउंड्री रिलेटेड है, ठीक है, बाउंड्री। तो माइंस का बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी परमिशन होगा ना बाबू, तो उसका परमिशन सीआई साहब देते हैं। कौन देता है, चीफ इंस्पेक्टर। और अगर मान लो, ठीक है, रिलेटेड टू, अगर आपका परमिशन चाहिए किससे संबंधित, रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू, ठीक है, माइंस का कौन सा, रिलेटेड टू बेंच, बेंच से संबंधित आपको परमिशन चाहिए। किस किस बारे में, मान लो बेंच का हाइट, ठीक है, बेंच का हाइट कॉमा, ठीक है, आपका हाइट हो सकता है, विड्थ हो सकता है, विड्थ से आपको रिलेटेड परमिशन चाहिए, विड्थ चौड़ाई, ठीक है। और स्लोप एंगल, इसका परमिशन देता है स्लोप एंगल, इसका परमिशन कौन देता है, इसका परमिशन अगर आपको चाहिए, इसका परमिशन देता है आरआई, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन देता है। ध्यान से बाबू नोट कर लो, ये सारे सवाल छूटे हुए थे, मैंने नहीं पढ़ाया था,
ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट करते चलो। कल रात 8 घंटा पढ़ा। परनम लिखा है सर कल रात 8 घंटा पढ़े हैं, अभी तक लाइफ में पहली बार सेल्फ स्टडी इतना ज्यादा। बाबू अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं बोलो जीवन में? मेरे साथ जुड़ोगे ना, सबसे बड़ा फायदा होता है ना कि आपको मजा आएगा। बैक फिलिंग आज का टॉपिक है राहुल, रिकलमिनेशन आज का सेम टॉपिक है, बैक फिलिंग रिकलमिनेशन गार्लैंड रेंट सेम टॉपिक है। आज सिर्फ क्लास करो, आपको समझ में आएगा, है ना? आप क्लास करो, आपका जीवन को नहीं बदल दिया मैं ना, तो फिर आपको बोलना। मेरा काम ही यही है, आपका लाइफ को बदलना और कुछ नहीं। आप जो सोचते हो ना, आपको सोचने का टेक्निक्स को बदलना, आपके काम करने के स्किल को आगे बढ़ाना, आपके एरर को कम करना, ही मेरा काम है। बाद बाकी रिजल्ट तुम खुद करेगा यार, उसमें हमको कुछ नहीं, बस मुझे सिर्फ बता देना है कि आपको क्या करना। आप लोग आप कमी देखो, मेन बात ना स्टूडेंट्स में कमी नहीं होता है, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, आप देखो ना, आप सिर्फ जुड़े रहो ना, आप देखो कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। तो याद रखना कि यदि माइंस का बाउंड्री से रिलेटेड अगर चेंज हो रहा है ना, तो उसका परमिशन कौन देता है? सीआई साहब से लेना होता है, चीफ इंस्पेक्टर के पास नोटिस देके बताना होता है उनको। और यही वाला नोटिस अगर मेरा बेंच का हाइट, विथ, स्लोप एंगल, इनसे सारा परमिशन और इसका जरूरत पड़ता है, तो किसका चाहिए? उसके लिए रीजनल इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेना होता है। रीजनल इंस्पेक्टर इनके बारे में बताते हैं और इनसे सारा चीज होता है। देखो देखो, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम वर्किंग फेस ड्रेसिंग शैल बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सवाल नंबर 3 में? सवाल नंबर 3 बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम, हाउ मच हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम वर्किंग फेस। वर्किंग वर्ड मिसिंग हो रहा था, सोच रहे थे क्या है इसमें। वर्किंग फेस, वर्किंग ओपन कास्ट फेस लिखो, ओपन कास्ट फेस, ठीक है। ड्रेसिंग शैल बी डन। देखो ओपन कास्ट में भी ना ड्रेसिंग होता है, आपको पता होना चाहिए कैसे ड्रेसिंग होता है बापू। जैसे आप देखते हो फेस किसको बोलते हैं हम लोग, तो आप याद करो फेस हम लोग इसको बोलते हैं ना, ये मेरा फेस कहलाता है, FACE। तो फेस में मान लो फेस इतना स्मूथ बना दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। रियल में फेस कैसा होता है पता है? ऐसा होता है, ऐसा करके होता है फेस, ऐसा दिखता है फेस, पता है? रियल में ऐसा दिखता है, हम लोग बनाते हैं ऐसा, लेकिन होता है ऐसा। कुछ अड़खा इधर निकला हो, कुछ क्रैक्स ऐसा, कुछ ऐसा करके ऐसा करके क्रैक्स निकला हो, ऐसा करके होता है। तो ये जो फेस आप देख रहे हो ना, जो साइड वाला पत्थर है ना, इसको ड्रेसिंग करना होता है। इसको क्या करना होता है? ड्रेस करके गिराना होता है। तो ड्रेस करने के लिए आदमी, वो अंडरग्राउंड वाला सिस्टम नहीं होता है कि तुम ले जाओगे उसको बंटन से ड्रेसिंग करोगे, है ना। उसके लिए क्या होता है यहाँ पे एक मशीन, जो मशीन हम लोग चलाते हैं ना फेस में, सोवेल, उसी के जरिए यहाँ पे ड्रेसिंग करना होता है ना। उसी मशीन के जरिए क्या होता है? यहाँ पे ड्रेसिंग करना होता है इस तरह से, इसको इस तरह से ड्रेसिंग करते हैं। तो कितना मीटर डिस्टेंस से ड्रेसिंग करेगा हम लोग? ये जो मशीन इसको ड्रेसिंग करके गिराएगा ना, फेस को ड्रेसिंग करेगा, कितना मीटर दूरी से ड्रेसिंग करेगा ताकि कोई किसी को चोट घाट ना लगे, किसी को नुकसान ना हो? इसका आंसर होगा लिखो 5 मीटर। कितना दूरी से? एटलीस्ट, ये मिनिमम है, ठीक है, एटलीस्ट है ना, कम से कम 5 मीटर दूर। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, कम से कम 5 मीटर दूरी से ड्रेसिंग करेगा फेस को, ताकि क्या हो कि उस तरह का, इस तरह का चोट घाट लगने से उसको नुकसान ना हो। इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो मोटा मोटी यहाँ पे आप ये सारे चीज लिख लिए। ये हो गया सवाल, ये हो गया 15 मीटर। राइट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड बाउंड्री ऑफ ओपन कास्ट इन द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मिटा दो इसे बाबू, इसको मिटा देता हूं, मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा नीचे लिखते हैं, इसमें बनाता है क्वेश्चन नंबर 4। अगर तुम डायग्राम भी बनाएगा ना, छोटे छोटे जो डायग्राम में बीच में जो बनाता हूँ, तो जैसे क्लास एंड हो गया उसके बाद भी डायग्राम बनाओगे ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और, जैसे आप तुमको पता नहीं कि डायग्राम कब बनाना, तो टाइम तुम लिख सकते हैं। क्लासेस देखो कितना देरी चला, उस हिसाब से टाइम को भी नोट करके तुम रख सकता है कि हाँ इस टाइम में ये डायग्राम था, तो उसको बाद में उस टाइम पे ले जाके तुम वहां पे ठीक कर सकता है, डायग्राम को बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है राइट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड बाउंड्री ऑफ ओपन कास्ट। देखो राइट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड बाउंड्री ऑफ ओपन कास्ट, ठीक है। फॉर
बाउंड्री ओपन कास्ट व्हेन फेंसिंग इज व्हेन लिखे हैं व्हेन फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जब आपको फेंसिंग करने का जरूरत है तो ऐसा आपको बताना है कि जो बिल्डिंग होगा ना, बिल्डिंग से कोई भी माइंस का बाउंड्री, ओपन कास्ट का बाउंड्री कितना मीटर के अंदर आने पर आपको फेंसिंग कर देना। जैसे वो मान लो कि आपका ये क्या है, बिल्डिंग है, तो ठीक है ना, ये क्या है, बिल्डिंग है मान ले तो, अरे यार कैसे डायग्राम बना दिया, मान लो ये क्या बिल्डिंग है, ठीक है, और इधर में ओपन कास्ट मेरा वर्किंग आ गया, तो ओपन कास्ट वर्किंग से ना, ओपन कास्ट वर्किंग से कितना मीटर के अंदर आने पर उसको फेंसिंग कर देना होगा। ठीक है, फेंसिंग कर ताकि कोई उधर से उधर ना चला जाए, है ना। तो कितना मीटर इसका होगा, जवाब आंसर लिख लो 15 मीटर। अगर कोई ओपन कास्ट वर्किंग किसी बिल्डिंग घर के आसपास अगर 15 मीटर का रेडियस में आ जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें फेंसिंग कर देते हैं ताकि इधर से कोई उधर का ना हो। ठीक है, कभी भी ऐसा ना हो, किसी का नुकसान ना हो, 15 मीटर में लोग फेंसिंग कर देते हैं। चलो हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो यार। लिखो नेक्स्ट, व्हाट इज गार्लैंड ड्रेन, क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गार्लैंड ड्रेन। गार्लैंड ड्रेन क्या होता है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं और देखते हैं व्हाट इज गार्लैंड ड्रेन। ये आप लोग नाम सुने होंगे अक्सर, गार्लैंड ड्रेन क्या होता है, गार्लैंड ड्रेन किसको बोलते हैं, तो इसका थोड़ा डिफाइन करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक्चुअली डेफिनेशन ही है। इन ओपन कास्ट माइन ए ड्रेन इज ए मेड along the boundary of open cast। लिखो, इन ओपन कास्ट वर्किंग a drain is made along the boundary of open cast। ठीक है, a drain is made along the boundary of open cast for dewatering during rainy season। मैं समझा देता हूं, ठीक है, इस समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूं। देखो बाबू, जैसे मान लो कि जो ओपन कास्ट होता है, जैसा ओपन कास्ट आप लोग अक्सर देखे हो, मैं डायग्राम में स्केच करता हूं, बेहतर होगा। चलो इस कलर से स्केच करता हूं। तो यहाँ पे क्या एक ओपन कास्ट है, ठीक है, तो ये ओपन कास्ट में क्या होता है ना, जो थोड़ा सा ओपन कास्ट को ढंग से बनाता हूँ ताकि थोड़ा लगे, इस तरह ओपन कास्ट होता है नॉर्मली, इस तरह। तो एक ओपन कास्ट ऐसा है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है ओपन कास्ट में ना, कि इसके चारों तरफ, ठीक है ना, हम लोग क्या कहते हैं ना, एक तो ड्रेन सिस्टम बना देते, एक तो ड्रेन बना देते, नाला बना देते। क्यों, देखो जब तुम ओपन कास्ट में पानी आएगा कहीं से, ठीक है, तो नाला अगर रहेगा तो पानी क्या नाला में बहकर ही निकलेगा, और ऐसा तुम नाला नहीं बनाओगे तो पानी क्या हो, सीधा ओपन कास्ट में घुसेगा। तुम खुद सोच के देखो, अगर मान लो तुम्हारा माइंस के चारों तरफ नाला नहीं बना हो तो पानी क्या होगा, सीधा तुम्हारा माइंस में जाएगा। लेकिन अगर तुम दिमाग से पहले एक नाला बना दो तो नाला में जाएगा पानी, और पानी इसी में बहता बहता जहां पर ढाल है उधर से निकल जाएगा ये। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन कास्ट के बाउंड्री के अलग, बाउंड्री के चारों तरफ क्या करते हैं, लेके एक नाला हम लोग ट्रेंच कटिंग कर देते हैं, नाला बना देते हैं। ठीक है, अब इसी नाला के थ्रू क्या होता है ना, इसी नाला के थ्रू जो पानी होता है ना, और ये बाबू ये जो नाला होता है ना, कोई छोटा मोटा नाला नहीं होता है, 2 मीटर 3 मीटर तक चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा नाला होता है। नाला मतलब में जो घर का जो नाली तुम्हारा निकल रहा बगल में, उस तरह नहीं होता, बहुत चौड़ा नाला होता है। डिपेंड करता है माइंस का साइज कितना है। हम लोगों के जो अमलों में जो है ना नाला का जो साइज है, आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम उसका चौड़ाई होगा, हमको लग रहा है 10 से 12 फीट चौड़ा होगा, 3 मीटर तक चौड़ा है, 2.5 से 3 मीटर चौड़ा, इतना चौड़ा नाला है। इतना चौड़ा नाला का पानी उसमें फ्लो होते हुए क्या होता है, वो बाउंड्री से निकलकर बाहर जाता है। तो ये क्या करता है, ये इसको बोलते हैं गार्लैंड ड्रेन। ये क्या करता है, पानी क्या करता है, ये बचाता है। किस लिए बचाता है, तो रेनी सीजन में कोई बारिश का पानी हो तो इसी नाला से बहता बहता जहां पर
ढाल मेरा जिधर होगा उधर निकल जाएगा और माइंस मेरा क्या होगा, बारिश का पानी से बचा हुआ रहेगा। बाबू देखो, अब तुम बोलेगा सर ये तो माइंस खुला हुआ है, इसमें पानी नहीं जाएगा क्या? तो इस पानी से ना उतना खतरा नहीं है। ये जो पानी यहाँ पर बारिश हो गई इस एरिया में ना, जितना पानी इस पे गिरेगा ना, उससे माइंस को उतना खतरा नहीं होता है। सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है पता है? जो आसपास का पानी, इस एरिया का पानी, इस एरिया का पानी, इस एरिया का पानी, इस एरिया का पानी, जब माइंस में घुसेगा ना तो उससे जितना खतरा होगा ना, उतना इस एरिया में जितना इस पे जितना पानी गिरे उससे कोई खतरा नहीं। उसको तो दो पंप चालू कर दोगे ना 1000 जीपी का, वो हमेशा सुखा देगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं उस पानी का, बारिश का पानी का उतना का। लेकिन अगर ये पानी कहीं से घुस रहा है माइंस में तो ज्यादा डेंजर है, तो ज्यादा खतरनाक, और इसको कंट्रोल कर पाना भी बड़ा टफ हो जाता है। एक बार पानी घुसना स्टार्ट हो जाता है ना तो बहुत टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उसको कंट्रोल करने में। तो हम लोग देखें इस चीज को माइंस में, तो दैट्स वाई, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अरेंजमेंट करते हैं उसको क्या नाम है, उसको बोलते हैं गार्लैंड ड्रेन। और ये क्या करता है, माइंस के बाउंड्री के अलोंग होता है, और ये ड्रेनेज सीजन में पानी मतलब पानी घुसने से बचाने का काम करता है माइंस में। इसके लिए इसका पर्पस यूज होता है। ये हो गया मोटा मोटा टॉपिक, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया सारा चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीएमआर 2017, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, अकॉर्डिंग टू सीएमआर 2017 को बाद में लिखेंगे, पहले उससे पहले एक सवाल लिखना पड़ेगा। सवाल ये है, सवाल को ऐसे लिखिए या इसी को डायरेक्ट लिख दें, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, लिखो, इसी को लिखते हैं 6 नंबर। बहुत सारी चीज पढ़ा है इसलिए इसी को 6 नंबर में डालते हैं और इसी को कवर अप करते हैं, ठीक है। देखते क्या होता है, देखते अगर जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ज्यादा मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लिखो, अकॉर्डिंग टू सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशन 2017, ठीक है। द लिखो, द ओपन कास्ट माइन सुटेबली रिक्लेम्ड बाय, ठीक है, suitably reclaimed by, किसके जरिए रिक्लेमिनेशन किया जाता है? जो ओपन कास्ट माइंस होता है ना, तो सीएमआर 2017 के अनुसार जो मेरा ओपन कास्ट माइंस होता है, ठीक है, तो उसको किसके जरिए, किस तरह से रिक्लेम्ड करने के लिए बोला गया, जो कि सुटेबल माना जाता है, किस तरह से रिक्लेम किया जाता है। वो रिक्लेमिनेशन क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिक्लेमिनेशन। तो यही वाला मैं पहले सोचा था इस पॉइंट को लिखा दूं, तो रिक्लेमिनेशन क्या तो थोड़ा समझ लेते हैं, लिखवाए नहीं तो समझा देते। देखो रिक्लेमिनेशन क्या होता है। रिकमेंडेशन बाबू क्या होता है ना, जैसे मान लो कि तुम क्या किया, एक ओपन कास्ट माइंस बनाए, ठीक है। तुम तो ओपन कास्ट माइंस बनाया, अपना कोयला निकाला, जितना कोयला निकालना था निकाल लिया, और लास्ट में पूरा का पूरा जगह क्या गड्ढा खोद के छोड़ के चला दिया, चल दिया अपना। तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम तो कोयला निकाला, तुम कोयला निकालो, जगह छोड़ के चला गया। अब समस्या क्या है, समस्या यहाँ पर है, इस जो ओपन कास्ट माइंस हम लोग खोदते हैं इसमें सबसे पहला नुकसान क्या होगा, सबसे पहला नुकसान होगा कोई भी आदमी, कोई जानवर, कोई मवेशी, कोई गाड़ी, ठीक है, इस ओपन कास्ट वर्किंग में गिर सकता है, बाय एक्सीडेंटल इस जमीन पे गिर सकता है, उसको चोट घाट लग सकता है, उसको जान तक जा सकता है। पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान, इतना बड़ा जो जमीन था धरती को बर्बाद हुआ, क्यों? तुमके ओपन कास्ट से तुम कोयला निकाला, जमीन को तुम ऐसे छोड़ दिया, नुकसान नंबर 2। नुकसान नंबर 3, जो बारिश का सीजन होगा तो इसमें पानी जमा रहेगा, इस जमीन में हमें पानी जाएगा, तो जो लैंड का स्टेबिलिटी होता है, पानी का जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है उस पर एक इफेक्ट डालेगा ये, नुकसान नंबर 3। तो इस तरह से ना बहुत सारा नुकसान है इस जगह का। तो इसको बोलते हैं, नियम क्या बोलता है कि जैसे जमीन था ना पहले आपको उसी तरह बना देना है, जो आपका ओपन कास्ट वर्किंग में आप जैसा बनाए थे, जैसा आपको सरकार दिया था, जैसा नेचर आपको दिया था, तो आप जब अपना काम खत्म कर लेते तो वापस आपको उसी तरह बना देना है जैसा इनिशियल कंडीशंस में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं रिक्लेमिनेशन, मतलब रिक्लेम कर देना, वापस में इसको वैसे ही बना देना, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्लेमिनेशन। तो बोलता है कि सीएमआर के अनुसार कौन सा पद्धति है जो रिक्लेमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल माना गया है, कौन सा चीज को सुटेबल माना गया है, और उसी ऑपरेशन को बोलते हैं बैक फिलिंग, ठीक, उसको क्या बोलते हैं बैक फिलिंग। अब दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है, व्हाट इज बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग क्या है,
बैक फिलिंग बोलता है बाबू, जिससे बोलता है जैसे मान लो कि तुम ओपन कास्ट चला रहे हो, सपोज मान लो आपको ओपन कास्ट माइंस ऐसा करके, ओपन कास्ट माइंस इतना बड़ा एरिया में, ठीक है, तो ओपन कास्ट माइंस जो होता है ना, इसको बोलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 2 अंडरग्राउंड में, तो ओपन कास्ट माइंस में जो प्रत्येक पार्ट को बोलते हैं पेज, क्या बोलते हैं इसमें, पेज बोलते हैं। एक एक पेज का परमिशन होता है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस तरह मान लो 4 जोन है, तो इसमें 4 गो पेज होगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4, इस तरह 4 पेज में मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब पेज 1 में तुम चलाए तो चलो ठीक है, इसका मिट्टी को लाके कहीं पे जमा किया, लेकिन जब तुम पेज 2 चलाओगे ना, तो नियम बोलता है कि इसी को मिट्टी से पेज 1 को तुम फिलअप कर दो। जब तुम पेज 3 चलाओगे तो पेज 3 का मिट्टी से तुम ओबी से पेज 2 को फिल करो, और पेज 4 जब चलाओगे तो पेज 4 से पेज 3 को फिल करो। इस ऑपरेशन से मतलब ओपन कास्ट को ओबी से ओपन कास्ट में भराई करना है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकलेमिनेशन। और ये जो भलाई तुम भर रहे हो ना, इसी मिट्टी से भर रहे हो, इसी को बोलते हैं बैक फिलिंग। बैक फिलिंग कुछ अलग नहीं होता, इसी मिट्टी से इसको भरने को बोलते हैं बैक फिलिंग, है ना। मतलब तुम एक तरह से ओपन कास्ट आगे प्रोसीड कर रहा है और पीछे तरफ तुम क्या कर रहे हो, अपना भरते हुए जा रहे हो। इस चीज को मैं आपको डिफाइन करके नहीं बता पा रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप सुन के अपना कॉपी में लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखो वो थ्योरी क्लास नहीं, हम लोग यहाँ एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो एमसीक्यू पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। हम लोग एग्जाम तो नहीं लिख रहे ना पेपर की ये, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके आपको अलग से लिखना पड़ेगा और वीडियो को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि रिकलेमिनेशन से बैक फिलिंग क्या होता है, इसको समझाने का प्रयास किया। तो रिकलेमिनेशन का मतलब होता है कि जो ओपन कास्ट माइंस आप खोले, उसी जगह को आप जब आप जाके भर दिए तो उसको बोलेंगे रिकलेमिनेशन, ठीक है। अब ये जो रिकलेमिनेशन आप कर रहे हो ना, इसका कुछ और स्टेप्स होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिहेबिटेशन। रिहेबिटेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। आप केवल बोलता है ना, नियम क्या बोलता है, थोड़ा सा और इसको हल्का सा थोड़ा सा पॉइंट्स पर आगे बढ़ाते हैं। मान लो तुम इसमें मिट्टी भर दिया, ठीक है, मिट्टी भर दिया, तो मिट्टी भरने के बाद क्या जो जमीन पहले जैसा था क्या वैसा ही होगा? इट इज कभी पॉसिबल ही नहीं यार, कभी वैसा होगा ही नहीं। तो उसके लिए बोलता है ना कि जैसा जमीन था उसको पुनर्जीवित कीजिए आप पहले जैसा। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? तो बोलता है जो मिट्टी आप इसके टॉप में से हटाए थे ना, उस मिट्टी को लाके फिर से इसके ऊपर बिछाइए। अब मिट्टी बिछाने के बाद जो जो पहले वाला मिट्टी था, उस पहले वाला मिट्टी बिछाने के बाद आप इसको क्या कीजिए, इसको इसमें मिट्टी बिछाइए आप कुछ मतलब 0.5 to 1 to 2 मीटर, और उसके ऊपर क्या कीजिए, पेड़ पौधों को लगाइए। और पेड़ पौधे लगाने के बाद आप कुछ साल तक वेट कीजिए कि वो जो जमीन है ना वापस से वैसा बन जाए जैसा वो था, कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल तक। और उसके बाद फिर उस जमीन को फिर से वापस जो समाज सोसाइटी है नेचर उसको सौंप दीजिए, ताकि वो जमीन का फिर से यूज किया जाए। ये होता है कंप्लीट रिकलेमिनेशन का प्रोसेस। और हम लोग सिर्फ सोचते हैं रिकलेमिनेशन मतलब जो गड्ढा किया उसको भर दिया, वो रिकलेमिनेशन नहीं, वो सिर्फ बैक फिलिंग। तो रिक्लेमिनेशन अब बोलता है सीएमआर 2017 क्या बोलता है कि रिक्लेमिनेशन इज डन बाय बैक फिलिंग। ये सुटेबल मेथड है बैक फिलिंग, क्योंकि आपको क्या होता है इसके लिए आपको फिर से वेट नहीं करना होता, तुरंत तुरंत क्या करते हो उसको भरते जाते हो, आगे की ओर काम कर रहे हो, पीछे सबका रिक्लेम करते जा रहे हो, उस जगह को भरते हुए जा रहे हो। तो ये होता है मोटा मोटी। और यहाँ पे जो एक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिला है बोले पेंच के बारे में, पेंच क्या होता है, तो माइंस का जैसे अंडरग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट चलाने का परमिशन मिलता है ना, उसी तरह इसमें पेंच का परमिशन होता है। पूरा ओपन कास्ट एक साथ परमिशन नहीं मिलता है। आप लोग लगता होगा कि ओपन कास्ट है तो एक साथ चलाने का परमिशन मिल के चलाया जा रहा है, चलाए, ऐसा नहीं होता है। उसका अलग अलग पेज होता है, तो उसी पेज में पर्टिकुलर काम होता है, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज का परमिशन मिलता है। और उसमें बहुत सारा क्लियरेंस लेना होता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस से लेकर ना डीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबसे परमिशन लेके काम करना होता है। आप सोचोगे कोल इंडिया तो सरकार का ही कंपनी है, सरकार के लिए कोयला निकाल रहा है, फिर परमिशन का क्या जरूरत है? परमिशन सब कंपनी को चाहिए, चाहे कुछ भी करो, बिना परमिशन का आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को मान के चलना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल पे बात करते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आया कि नहीं? रिक्लेमिनेशन के ऊपर मैं एक बार डिटेल्स में क्लास ले लूंगा, थोड़ा अलग से क्लास लेना होगा उस पर, है ना। तो उस क्लास को लेके ना उसका जो नोट्स था ना मुझे मिला नहीं, लास्ट में बच्चों को पढ़ाया था जब आपका इसमें आने वाला था, ठीक है। तो अगर वो मिल जाता ना तो मैं अभी करवा देता रिक्लेमिनेशन के ऊपर, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, है ना। तो वो मिला नहीं, तो वो मिल जाता ना उसको मैं करवाता है, मेरे पास नोट्स है, कहीं कॉपी में खोजना पड़ेगा, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसको रिक्लेमिनेशन के ऊपर बहुत अच्छा नोट्स है, बहुत शानदार बनाया हूं मैं, क्योंकि देखना ईसीएल के एग्जाम का सिलेबस में था, तो इसीलिए उस पर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करके इसको हम लोग फिर से डिटेल्स में चर्चा करेंगे। मोटा मोटी जो नॉलेज था आपके पास आ गया है, आप सवाल पूछेगा तब जवाब दे पाओगे, बेवकूफ जैसा बन के नहीं रहोगे, जवाब दे पाओगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द डेज शैल बी स्टैक्ड। देखो ऐसा लिखो, एक तो ना फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स का सवाल है, खाली स्थान को भरो वाला सवाल है। 7 नंबर बोला द डैश, ठीक है, द डैश शैल बी, ध्यान से, द डैश शैल बी स्टैक्ड। स्टैक्ड मतलब, स्टैक्ड मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना, है ना, जमा किया जाएगा, ठीक है। स्टैक्ड एट सेपरेट प्लेस, कहां पे? अलग से, प्लेस, अलग से जमा किया जाएगा। क्या चीज है जिसको अलग से जमा करेंगे? एंड यूज, ठीक है, यूज कवर्ड द रिक्लाइम्ड एरिया, एंड यूज्ड कवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं दे रहा हूं रिक्लाइम्ड एरिया। CLAMAI, क्लेम्ड, रिक्लेम्ड एरिया। देखो मतलब जहां पर आप रिक्लेमेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस जगह पे ऐसा क्या चीज, उस जगह पे रिक्लेम करने के लिए, देखो क्या, पहले सवाल सुनो। पर द डेथ सेल बी स्टैक्ड सेपरेटली, सेपरेटली, ठीक है, TELY। ऐसा कौन सा चीज है? सॉरी, सेपरेट प्लेस होगा, माफ करना, सेपरेटली नहीं होगा, सेपरेट प्लेस। मतलब ऐसा क्या चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं? अलग से जमा करके रखते हैं, ठीक है। एंड यूज्ड, ठीक है, यूज्ड क्या करते हैं? कवर द रिक्लेम्ड एरिया। जो रिक्लेम्ड एरिया होता है उसमें कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसा क्या चीज जिसको हम लोग अलग से जमा करके रखते हैं और रिक्लेम्ड करने के लिए केवल यूज होता है, ऊपर में रिक्लेम्ड करने के लिए होता है। दैट इज कॉल्ड टॉप, टॉप सॉइल। उसी का नाम क्या? टॉप सॉइल, जो कि सबसे ज्यादा कीमती होता है। बाबू याद रखना एक बात, कभी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कुछ ही बन जाओ, टॉप सॉइल कुछ भी हाल में ना किसी को भी हाथ लगाने मत देना। ईटा भट्टी वाला अक्सर आएगा, सर दे दीजिए, ईटा बनाएंगे हम लोग, कभी मत देना डियर स्टूडेंट, बहुत कॉस्टली होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तक अगर ये न्यूज जाएगा ना कि आप तुम ईटा भट्टी को अपना टॉप सॉइल बेच दिया है, तुमको तुम्हारा गला दबा देगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्टली टॉप सॉइल होता है, इसी पे सारा फ्लोरा फोना, प्लांट, वेजिटेटिव मटेरियल सारा ग्रो करता है, इसी पे खेती होता है। खेती करने के लिए जमीन के नीचे से धान का पौधा नहीं लेता है अपना उर्वरा, वो जमीन का जो 1 से 2 मीटर के ऊपर जो टॉप सॉइल होता है ना, जो ये होता है, उसी से लेता है। इसका एक और नाम इसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। बाबू याद रखना, इसका सवाल सेम टू सेम WCL, ये WCL 2018 में आया था, ये सवाल ना 2018 में आया था, और इसका आंसर हम भूल मारे थे। हमको पता नहीं था WCL का ये सवाल क्या था, और हम गलत किए थे, इसलिए हमको आज भी याद है कि WCL 2018 में इसका आंसर मुझे पता नहीं था, और हम इसको मारे थे। हमको सिर्फ पता था, हम लोग को मालूम है टॉप सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है हमको मालूम था, ऑप्शन में ब्लैक कॉटन सॉइल दिया हुआ था, और हम उसका आंसर नहीं मार पाए। फिर बाद में जब आया तो हमको एहसास हुआ कि अरे ये तो ब्लैक कॉटन सॉइल तो टॉप सॉइल को ही बोलते हैं। तो फिर बाद में पता चला, तो अब क्या करोगे बोलो, जब बाद में हो गया तो हो गया, है ना। तो ये बारे में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 7 नंबर हो गया ना, अब पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8 मिटा देता हूं, चलो लिख देते हैं नीचे। तो ये वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 नंबर लिखो, राइट द यूज ऑफ SSR, राइट द, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSR? SSR क्या होता है बता सकता है कोई? राइट द यूज ऑफ SSR, SSR का पूरा नाम क्या होता है? बहुत लड़का रिप्लाई दिया, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, वेरी गुड। स्लोप स्टेबिलिटी रडार, यहाँ पे जो बात हो रहा ना, यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, देखो SSR, ओपन कास्ट, SSR ओपन कास्ट का और यूज है ना, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल का कोई यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज है ना, सवाल से समझना पड़ेगा। तो SSR का यूज क्या होता है? तो हम लोग इसका यूज क्या करते हैं ना, मॉनिटर द स्लोप ऑफ द पिट वॉल्स इन लार्ज ओपन कास्ट माइंस। देखो द SSR का मतलब होता है स्लोप स्टेबिलिटी रडार, है ना, स्लोप स्टेबिलिटी रडार, रडार लिखे, दैट इज SSR, है ना, SSR यूज, देखो यूज टू मॉनिटर, टू मॉनिटर किस लिए करते हैं?
मॉनिटर, थोड़ा समझा देता हूं कैसा होता है। यूज टू मॉनिटर स्लोप ऑफ पिट वॉल, स्लोप ऑफ पिट वॉल। पिट किसको बोलते हैं? पिट मतलब ओपन कास्ट का जो होता है ना उसको पिट वॉल बोलते हैं, पिट वॉल्स। ठीक है, स्लोप ऑफ पिट वॉल्स इन लार्ज ओपन कास्ट माइंस, सब में नहीं, जो सबसे बड़ा माइंस है ना उसमें, लार्ज ओपन कास्ट माइंस। कहां पे लगा हुआ WCL बता सकते हो? कौन सा माइंस में है ये? तो मुझे बता सकते हैं WCL का किस माइंस में? सस्ती, स्वास्थ्य होता है, सस्ती होता है, SASTI है ना। तो ये कहां पे यूज हो रहा है पता है? WCL का सस्ती में यूज हो रहा है। यूज कहां हो रहा है इसका? WCL SASTI। ठीक है, तो इसमें यूज हो रहा है, सस्ती माइंस में यूज हो रहा है। तो ये वाला यहाँ यूज हो रहा है, इसको थोड़ा इसके साथ भी लिख लेना, इसके साथ भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा काम आ जाएगा। तो देखो स्लोप स्टेबिलिटी रडार क्या होता है ना, जैसे आप रडार देखो ना, इसमें रेडियो जिसमें रेडियो वेव्स होता है, तो वो क्या करता है उसको लगा के छोड़ देते हैं। तो वो क्या करता है माइनर से माइनर जो चेंजेस होता है ना किसी भी स्लोप में, एंगल में ना, तो उसको नोट कर लेता है वहां से, उसमें कंटिन्यू एक टाइम के बाद क्या होता है ना उसमें फ्रीक्वेंसी वेव जाती है और वहां से टकरा के बाद वापस आता है। कैसे होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस चीज को। देखो जैसे क्या होता है, इसमें जो एंटीना लगा होता है ना, जैसे मान लो ये एंटीना इसमें लगा हुआ है, देखो एक तरह का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, एक मशीन का सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है ना, मान लेते हैं ये उसका एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, इसका एक एंटीना लगा हुआ है, यहाँ से रिसीवर है। तो यहाँ से क्या होता है, मान लो जैसे मेरा बेंच है, ठीक है, तो बेंच के ऊपर क्या होता है कंटिन्यू इसमें से रेटिना जाके इसमें टकरा के फिर इसमें रिसीविंग होके इसमें नोट होते रहता है कि हाँ कितना चेंजेस हुआ नहीं हुआ। तो जब इसमें मेजर टाइप का चेंजेस दिखेगा ना, तो ये अलार्मिंग सिस्टम हो या जो भी हो, उससे पता चलेगा कि हाँ ये मतलब फॉल होने वाला ही दिक्कत है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, बस इसका जो स्लोप है ना स्टेबल है कि नहीं, स्लोप स्टेबिलिटी यानी स्लोप स्टेबल है कि नहीं, इसको जांचने के लिए होता है। और इसका जो यूज है वो और ज्यादा बढ़ गया होगा जब से ECL वाला राजमहल में घटना घटा है, उसके बाद तो इसका यूज और भी बढ़ जाना चाहिए और बढ़ गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि राजमहल वाला जो घटना घटा था वो स्लोप फेलियर के कारण ही हुआ था। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका यूज तो और बढ़ ही गया होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सारे सवाल होगा। और कुछ सवाल देख लेता हूँ जो कि आप लोग से रिलेटेड है, देखते हैं कितना है। अब कुछ चीजें ना आपका CMR से पूछता है, जैसे कुछ चीजें आपको इतना जैसे आप पढ़ाई किए ना इसमें, तो माइनिंग मेथड में कुछ चीजें ना आपका CMR से पूछ लेता है डायरेक्ट। जैसे SMP कौन सा रेगुलेशंस में है? हाँ ठीक है, OB में नॉर्मली यूज नहीं होता है, OB में नहीं लगाते, लेकिन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्लोप तो दोनों जगह है ना, स्लोप कोई भी चीज का स्लोप के लिए होता है। अब जैसे कुछ CMR आप लोगों से पूछता है अक्सर कि जैसे आपका CMR बोलता है कि SMP कौन सा CMR में, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन सा है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कौन सा है, हाँ डम फेलियर टाइप से। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कौन सा CMR में, तो CMR 105 में है। SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन सा, तो CMR 104 में है। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कौन सा CMR में है, मैकेनाइज्ड वाला, तो 106 में है। तो इस तरह से कुछ जो CMR में है ना, 107 CMR में क्या है, 107 में क्या है, लैंड रिक्लेमेशन है 107 में, रिक्लेमेशन के बारे में 107 में। तो इस तरह से जो चीजें होती है ना, तो जो चीजें होता है ना वो की क्या आपको थोड़ा थोड़ा ना आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये CMR से रिलेटेड ये चीजें। तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना उसके रिगार्डिंग जो CMR है, ठीक है, उसको भी आपको क्या कर लेना बाबू, उसको भी आपको अभी ही याद कर लेना है। इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है कि नहीं हम आएंगे जब खुलेगा, जब फिर से एक बार मौका मिलेगा फिर हम याद करेंगे, नहीं, आपको जो भी मौका मिला उसमें क्या करना है, इसको भी कंप्लीट कर देना, याद करके एकदम खत्म कर देना है। फिर आपका स्पॉइल बैंक टर्म्स, स्पॉइल बैंक टर्म कितना, CMR नंबर 108 में है। ट्रांसपोर्टेशन रूल 109 में है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रूल क्या है, 9 में है। और कोड ऑफ प्रैक्टिस 110 में है। डेवलपमेंट वर्क 111 में। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, मोटा मोटी आपको याद कर लेना। ठीक है, जिसका जो CMR उसका नंबर्स को याद कर लेना है कि किसका बारे में क्या क्या बोला है। अलग से आपको पढ़ने का और बाकी चीजों में समय तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये याद करना था। एक बार मैं रिवीजन करता हूं, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं पूछता हूं, जितना मैं बताया उतना ही मैं फिर से पूछता हूं, आप लोग देखते हैं आप लोग जवाब दे पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रूल कितना में, ट्रांसपोर्टेशन रूल कितना में है, ट्रांसपोर्टेशन रूल कितना में है, 109 में होता है। वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन रूल कितना में, 109 में है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, रिक्लेमिनेशन कितना में, रिक्लेमिनेशन कितना में है, रिक्लेमिनेशन कितना में, 107 में है। रिक्लेमिनेशन कितना, 107। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कितना में, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग
मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग 105 में, ठीक है। मैकेनाइज्ड कितना में, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कितना में, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कोड ऑफ प्रैक्टिस कितना बाबू, कोड ऑफ प्रैक्टिस 106 होगा मैकेनाइज्ड वाला, और कोड ऑफ प्रैक्टिस कितना में है, अरे यार कहां चला गया मिलना, कितना हो गया 110। सीओपी कितना, कोड ऑफ प्रैक्टिस 110 में होता है, 110 सीएमआर में कोड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बोला गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस हो गया, इसके बाद बताओ 107 हो गया, 106 हो गया, 105 हो गया, एसएमपी कितना में, एसएमपी एसएमपी साइज ऑफ द पिलर 104 में एसएमपी है, पिलर साइज ऑफ द पिलर कितना में, साइज ऑफ पिलर अरे यार क्या कितना में 111 में, एसएमपी कितना में 111। तो मोटा मोटी जैसे जो चीजें हैं ना बाबू, आपको थोड़ा सा अगर याद रखोगे ना, तो देखो 104 से लेके 111 तक याद करना कुछ टफ नहीं था, बहुत आसानी से याद कर लिए, है ना। तो इस तरह से रोज रोज 5-6 करके हम लोग याद करेंगे ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, अलग से आपको उतना टाइम मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करने में बहुत आसानी होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते, कुछ और सवाल देख लेते हैं। ये सब तो हो गया, स्टार्टर कंट्रोल ये सब कर लिया आप लोग। एक चीज था ना आप लोग का, स्लो फेलियर वाला एक चीज छूटा हुआ यार, स्लो फेलियर वाला क्या करें ना, वही समझ में नहीं आ रहा। स्लो फेलियर के बारे में उसको पूरा पढ़ा है या एमसीक्यू सवाल जैसे 2-4 लिखवा दें, ये हमेशा रहा है मेरा दिमाग में टेंशन, क्योंकि इससे सवाल आता नहीं। मेन बात ये ना, आपका ना एग्जाम से है नहीं, स्लो फेलियर ना एग्जाम में है नहीं आपका। एक काम करते, एक सवाल ना जो आपका हो सकता है, जो अक्सर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, लिखो विच टाइप ऑफ फेलियर, लिखो विच टाइप ऑफ स्लो फेलियर, लिखो कितना नंबर सवाल होगा, शायद 9 नंबर होगा। विच टाइप ऑफ, सिर्फ इसीलिए इसको लिख रहे हैं ना क्योंकि ये सवाल ना ओबी फेलियर से रिलेटेड है, और ये ओबी फेलियर हुआ है। विच टाइप ऑफ, ठीक है, स्लोप फेलियर, फेलियर ऑकर, ऑकर इन ओबी डंप बेंच। ओबी डंप मतलब स्पॉइल बैंक बेंच का बात कर रहे हैं, ओबी डंप बेंच, ओबी डंप मतलब स्पॉइल बैंक बेंच। यार कैसे लिखा रहा है, स्पॉइल बैंक बेंच, ठीक है। ओबी डंप बेंच, स्पॉइल बैंक बेंच में किस तरह का फेलियर होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो फेलियर होता है ना टोटल 4 तरह का होता है, टॉपिंग फेलियर, प्लेन फेलियर, वेज फेलियर और सर्कुलर फेलियर। तो आपको जानना चाहिए कि जो अगर ओबी बेंच फेल कर रहा है तो उसके वो जो उसको बोलते सर्कुलर फेलियर बोलता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सर्कुलर फेलियर। किसकी वजह से होता है, सर्कुलर फेलियर। और जो सर्कुलर फेलियर, वेरी गुड, ठीक है। और जो सर्कुलर जो फेलियर होता है ना, इसका कॉज क्या होता है, राइट द कॉज ऑफ सर्कुलर फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, इसको पढ़ाना पड़ेगा, ये टॉपिक ही अलग है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं सिलेबस का ना एंड में इसको डाल देता हूँ। सिलेबस के एंड में इसलिए, जैसे मान लो कि हम लोग जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा माइंस का, मान लेते हैं कि हम लोग 6 महीने का कोर्स है, 6 महीना 7 महीने में खत्म हो गया, तो 10-15 दिन जो एक्स्ट्रा बचेगा, तो इसको हम एंड में इसलिए डाल देते हैं ताकि उस समय ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, कभी सवाल आएगा नहीं भी है, कोई माय बाप नहीं है। जैसे फिक्सिंग माइनिंग, ठीक है, इंटीग्रल कैविंग मेथड, ठीक है, तो ये सारे सवाल आएंगे कि नहीं, कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं जानता है। तो इस सब चीज को ना सिलेबस को एंड में डाल देता है, जब सिलेबस मेरा खत्म हो जाएगा तभी सब चीज को पढ़ लेंगे डिटेल में, ठीक है। सिर्फ अभी छोटा छोटा लिख लो, राइट द कॉज, राइट द कॉज ऑफ, ठीक है, सर्कुलर फेलियर। सर्कुलर फेलियर के पीछे कारण क्या होता है, ठीक है, जो सर्कुलर फेलियर मेरा, तो उसके पीछे क्या रीजन है, किस वजह से सर्कुलर फेलियर मेरा करता है, उसके पीछे जान लेते, इसके पीछे कारण क्या होता है। तो जो सर्कुलर फेलियर होता है डियर स्टूडेंट्स, के पीछे जो रीजन होता है, मेनली लिखो, ड्यू टू टेंशन, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जो टेंशन होता है ना, तो सर्कुलर फेल करता है।
ठीक है, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन के कारण होता है। और अगर यही वाला अगर वेज फेलियर होगा ना, वेज फेलियर होता है, और वेज फेलियर ड्यू टू, वेज फेलियर भी याद रखना, वेज फेलियर अगर होगा तो उसके पीछे क्या कारण होता है, वेज फेलियर। ये सवाल एकदम अलग है, इससे रिलेटेड नहीं, ये जस्ट एक नोट में अलग से दे रहा है ना। वेज फेलियर ड्यू टू क्यों होता है, ड्यू टू, ठीक है, टेंशन इन, ठीक है, टू डिफरेंट डायरेक्शन, टेंशन इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंशन लगने के बाद होता है। ठीक है, इस वजह से होता है ये। नॉर्मली जो मेरा ओबी होता है ना, जो सॉफ्ट, माफ करना, जो ओवरबर्डन बेंच होता है, उसमें वेज टाइप का फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, ये एनसीएल में सवाल पूछा था। 4 फेलियर बता दीजिए। आज नहीं बता पाऊंगा, आज थोड़ा सा मुझे उस पार्ट को ना स्टडी करना पड़ेगा, वो भी ईमानदारी से बात करता हूँ, एकदम स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, रियल बात यह है ना कि टॉपिक हम लोग का माइनिंग का कभी भी हम लोग माइनिंग में नहीं था। जैसे ये वाला एक फेलियर वाला सब्सिडेंस वाला, ये मेन माइनिंग का पार्ट है ही नहीं। मतलब क्या बोलते हैं ना कि डिप्लोमा लेवल पे बहुत कम इसके बारे में जानकारी है, तो इसके लिए ना हमको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, उस स्टडी करने के बाद उसमें जो रहेगा उसके बाद हमको बताना पड़ेगा। चारों का नाम आपको लिखना, चारों का नाम मैं बता सकता हूँ अभी, अगर आप नाम लिखना चाहो तो। एक होता है आपका चारों को, यदि नाम आप जानना चाहते हो तो नाम यहां मिटा के लिख दूं क्या, चारों फेलियर का नाम क्या क्या होता है। देखो, दो तो कहीं पे नाम है, एक आपका वेज है और दूसरा आपका क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, वेज और सर्कुलर दो नाम लिखियो आप, है ना। तीसरा नंबर नाम लिखो टॉपिंग, TOPPING, टॉपिंग फेलियर होता है। ठीक है, और चौथा नंबर आप नाम लिखो, टॉपिंग फेलियर के बाद एक और होता है प्लेन फेलियर। इसका कैलकुलेशन भी है, इसको कैलकुलेशन वगैरह हम लोग किए थे, सब कैसा बनता है नहीं बनता है। और क्या बोले ना, मेन बात सबसे बड़ा बात है ना यार, प्रैक्टिस। आप कोई चीज को जो प्रैक्टिस में नहीं रखते हो ना, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, रेगुलर पूछते नहीं हो, कुछ पूछता नहीं है, तो आप भूल जाते हो। बस यही दिक्कत मेरे साथ भी है, मैंने भी किया, भूल गया। लिख दे उसको भी, 3 4 हो गया, और 1 और 2 में भी लिख देता हूं। ठीक है, 3 4 हो गया, 1 नंबर यहां लिख देता हूं, वेज फेलियर, और 2 नंबर में लिखो क्या बोलते उसको यार, वेज सर्कुलर फेलियर, सर्कुलर। ठीक है, तो 1 2 3 4 तरह का होता है। तो मोटा मोटी फटाक से आप इसको लिख लो। तो ये सारे सवाल थे आज के बारे में, आज का सेशंस का मोटा मोटी सवाल था जो हम आप लोग के लिए लेकर आए थे। सारा सवाल लगभग आप लिख लिया ओपन कास्ट से रिलेटेड। और देखो, कोई भी आप लोग याद रखना एक बात हमेशा, कि कोई भी चीज ना कंप्लीट कभी होता नहीं, मेथड तो कभी नहीं। 10 का आंसर ये लिखे, टेंशन इन, क्या लिखे यार, ऑपोजिट डायरेक्ट, मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा लास्ट टाइम में ना अभी रिकलेमिनेशन, रिस्टोरेशन और रिहेबिटेशन कर दीजिए। ठीक है वैभव, देखो मैं बता देता हूँ, रिकलेमिनेशन, रिस्टोरेशन, रिहेबिटेशन क्लियर कर दिए। देखो, हो गया ये वाला, हो गया वाला, मैं बता दूं। 4 नंबर, अब 4 नंबर क्या है, अच्छा 4 नंबर का नाम प्लेन फेलियर, PLANE, प्लेन फेलियर। होल रोड का कितना दिन में इंस्पेक्शन करते हैं, हमेशा, पर डे 7। अच्छा, होल रोड के इंस्पेक्शन मतलब उसको पर्टिकुलर जांच, पर्टिकुलर जांच मतलब क्या बोलना चाह रहे बोलो, कि जाके उसका जांच करना है। यार ऐसा सवाल तो मैंने ध्यान में नहीं रहा, किसी के पास कोई डाटा है इसके बारे में, होल रोड का पर्टिकुलर जांच कितने दिनों में करते हैं, क्या हाँ इसका जांच करके रिपोर्ट बना के लिखेंगे।
डेली बेसिस पे होता है ना, तो मुझे भी लग रहा था डेली बेसिस पे। ठीक है, इसको चेक करके बता पाओ ना, कुछ बच्चे तो डेली बेसिस पे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसका डाटा है नहीं, इसको चेक करके बताना होगा क्या है। मुझे भी जहां तक लग रहा है डेली बेसिस पे ही होना चाहिए कि डेली जैसे। चलो देखो बाबू, देखो क्या सवाल, एक पॉइंट है, देखो बोला कि रिकलेमिनेशन से रिलेटेड, रिकलेमिनेशन में एक होता है, रिकलेमिनेशन होता है, रीस्टोरेशन होता है, रीस्टोरेशन होता है, और क्या होता है, रिकलेमिनेशन, रीस्टोरेशन, रिहेबिटेशन, रीस्टोरेशन, एसटीओ, ठीक है। देखो ये तीन तरह के, रिकलेमिनेशन, रीस्टोरेशन और रिहेबिटेशन। अब तीनों में क्या होता है, हम ही बोल लेते हैं, ठीक है। देखो अब तीनों में क्या अंतर है, रिकलेमिनेशन, रीस्टोरेशन और रिहेबिटेशन में। हाँ नील, हाँ क्लास ले रहे थे, बोलो। हम्म, बोलो ना, 10 मिनट में फोन करता। देखो बाबू देखो, तो यहाँ पे ना रिकलेमिनेशन, रिस्टोरेशन और रिहेबिटेशन तीन स्टेप होता है, एक जमीन को पुनः उसके जैसा बनाने के लिए। हम पहले बोले कि जमीन आप जब माइनिंग कर लिए ना, तो उसको माइनिंग करके उसको कोयला निकाल के उसको चूस के छोड़ देना, ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसको फिर से जीवित करना पड़ेगा। तो उसका तीन स्टेप है, एक है रिकलेमिनेशन, रिकलेमिनेशन मतलब रिकलेमिनेशन का ही पार्ट होता है, एक होता है रिस्टोरेशन और रिहेबिटेशन। तो रिकलेमिनेशन का मतलब हो गया कि जमीन को भर देना, वो रिक्लेम कर दिया। दूसरा होता है रीस्टोरेशन, मतलब उसमें आप क्या करो, उपजाऊ मिट्टी डालो, पेड़ पौधा लगाओ, ठीक है। और उस पर जब आप आबादी को बसाते हो, मतलब कुछ अच्छा काम करो, जैसे होटल बना दिए, कोई पार्क बना दिए, कोई रहने के लिए, उसको बोलते हैं रिहेबिटेशन। तो ये तीन चीजें होती है, ठीक है, रिकलेमिनेशन, रिस्टोरेशन और रिहेबिटेशन, तीन चीजों के ऊपर होता है। और इसके बारे में ना एक और, हम बार बार बोल रहे हैं ना कि मेरा वो जो नोट्स है ना, उसमें इसका भी पार्ट है, इसका भी ना अलग अलग पार्ट है, जैसे रिस्टोरेशन का क्या क्या स्टेप्स होता है, रिहेबिटेशन का क्या क्या स्टेप्स होता है ना, उसके ऊपर ना एक पार्ट है। हेमंत राजकुमार, ये पुराना वाला कोई बच्चा अगर क्लास में है तो आपसे रिक्वेस्ट है ना, थोड़ा मुझे व्हाट्सअप कर दो तो इस चीज को, थोड़ा सा मेरे वाला में व्हाट्सअप कर दो तो, मैंने जो लास्ट टाइम पढ़ाया था आप लोगों को ना, थोड़ा सा आप में से कोई मुझे व्हाट्सअप कर दो तो जल्दी से फोटो खींच के, कि जो मैंने लास्ट टॉपिक जब ईसीएल का सिलेबस में पूछा था ना, तो उसको व्हाट्सअप कर दो तो मैं उसको आपको बता देता हूँ, है ना। इसमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया था बच्चों को, इसका नोट्स है मेरे पास, नोट्स तो अभी एग्जैक्टली कहाँ है वो मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब ये दैट्स वाई। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मुझे व्हाट्सअप कर दो तो। है ना, मैं पढ़ाया हूँ ना, आपके पास है ना। हाँ रिक्लेमिनेशन वाला व्हाट्सअप कर दो तो पूरा, राजकुमार रिकमेंडेशन थोड़ा व्हाट्सअप कर दो तो मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डाउट क्लास कर लेते हैं। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाला बच्चे के लिए टाइम थोड़ी ना यार, पढ़ेगा नहीं, उसके लिए कोई मना नहीं, वो जो सवाल है ऐसा मत बोलो किसी के लिए। ओवरहेड लाइन क्या होता है सर, देखो ओवरहेड लाइन क्या बोलता है डियर्स में, देखो जैसे मान लो कि आप माइंस जाते हो, कहीं पर भी आप सफर करते हो, तो आप देखते होगे ना, ऐसा करके तार का लाइन गया है ना, इसी को ओवरहेड लाइन बोलते हैं। तो इस तरह का जो ओवरहेड लाइन होता है ना, ये लाइन का ही ओवरहेड लाइन बोलते हैं। इस तरह देखते हो ना आप लोग, क्या हो गया वो तार के बारे में, इसी को ओवरहेड, तो इसी से 12 मीटर का पार्टिंग होना चाहिए। और क्या सवाल, अपना सवाल सब पूछो यार, अपना सवाल पूछो, ठीक है, समय बर्बाद मत करो, अपना सवाल पूछो। सर हैंडलिंग का चाहिए, हैंडलिंग बता दीजिए, रीहैंडलिंग, रीहैंडलिंग, रीहैंडलिंग तो हम खुद नहीं पढ़े। हॉरिजॉन्टल माइनिंग बता, हॉरिजॉन्टल माइनिंग क्या है ना, माइनिंग का एक पार्ट है, इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल गैलरी चला करते हैं, जब कोई स्ट्रीम 45 डिग्री ज्यादा इंक्लिनेशन पे होता है ना, तो कुछ कुछ तब कुछ तब होता है। कतरास, शायद कतरास वेस्ट में या कतरास तो किसी माइंस में हॉरिजॉन्टल माइनिंग चलता है। लक्स, लक्स, लक्स होता है यूनिट, लक्स क्या होता है, लाइट का इंटेंसिटी। जैसे मान लो एक लाइट आ रहा है, तो तुम अपना घर में एक टॉर्च, अपना आंख में टॉर्च का बत्ती जलाओ और एक ट्यूबलाइट का लाइट जलाओ, तो टॉर्च वाला देखना आंख में चुभेगा, तो वो होता है ना, उसी को बोलते हैं लाइट का इंटेंसिटी। लाइट का इंटेंसिटी मापने के लिए होता है लुमेन, क्या होता है लुमेन, तो 10 लुमेन, 10 लुमेन को बोलते हैं 1 लक्स, है ना, 10 लुमेन। जैसे हर एक चीज का मापने का यूनिट होता है ना, उसी तरह इसको मापने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं लुमेन, और इसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है तो उसको बोलते हैं लक्स मीटर। मैं लक्स मीटर का फोटो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप देख लेना,
आपको समझ में आ जाए कि लक्स मीटर क्या होता है। ठीक है, कुछ बच्चे लोग फी पेमेंट कर रहा लग रहा है, रियाज अंसारी। चलो ठीक है, और क्या है, सुदाम डी माइन, सही बात है, उसमें होता हॉरिजन माइनिंग चल रहा है। डिफरेंट बिटवीन द बॉक्स कट एंड ट्रेंच। बाबू देखो, बॉक्स कट और ट्रेंच क्या होता है? बॉक्स कट क्या होता है ना, पहला माइंस का जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग बॉक्स कट बोलते हैं। जैसे तुम ऐसे करके किया, ठीक है, और ये वाला ऐसा दिखता है बॉक्स कट। और ट्रेंच मतलब होता है नाला काटना। एक तो तुम नाला काट रहा, नाला काटते काटते सीधा आगे तक लेके जा रहा, ये नाला जो बनेगा ना, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रेंच, ट्रेंच कटिंग। अब बॉक्स कटिंग क्या होता है, नॉर्मली आप क्या कि इस तरह से काटते काटते ना, आप माइंस के मतलब ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको अंदर की ओर जाना है ना, पूरा नीचे की ओर जाना है, इस तरह से आगे की ओर बढ़ना है, इस तरह कटिंग करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बॉक्स कट, जो पहला कट होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल बॉक्स कट में डिफाइन करें। देखो बाबू, जैसे मान लो कि एक मेरा माइंस का जो मिनरल माइंस का जो बाउंड्री है ना, अगर माइंस बाउंड्री के अंदर अगर हम लोग बॉक्स कट बनाते हैं तो इसको इंटरनल बॉक्स कट बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई बॉक्स कट जो माइंस बाउंड्री के बाहर बनाना पड़ रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल बॉक्स कट। ये बेसिकली डिफरेंस होता है। क्वेरी एंड ओसीपी एक ही होता है, क्वेरी और ओसीपी लगभग एक होता है। थोड़ा सा ना क्वेरी जो होता है ना, थोड़ा डीप ज्यादा होता है, और इसको मतलब कैसे बोलेंगे ना, क्वेरी जस्ट एक मतलब ऐसा करके होता है, इस तरह गड्ढा गड्ढा जैसा होता है, ऐसा होता है। और ओपन कास्ट थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा फैला होता है, मतलब इस तरह से होता है। बस ये थोड़ा अंतर है शेप और इसके ऊपर, बाद बाकी दोनों एक ही है, कोई कोई विशेष अंतर नहीं होता है। बेंच और टेलीस्कोपिक, बेंच और टेलीस्कोपिक ऐसा कोई दोनों से मैच कुछ नहीं है, बेंच अलग है। अच्छा, बेंच और टेलीस्कोपिक समझ गए। देखो बाबू, आप ओबी से सवाल पूछ रहे हो, जैसे ओबी जब बेंच होता है ना, तो हम एक बेंच के ऊपर दूसरा बेंच को ऐसे बना के रखता है, इसी को बोलते हैं टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट। जैसे टेलीस्कोप आप देखते हो, तो एक टेलीस्कोप खुलने के बाद उसके नीचे दूसरा निकलता है, फिर उसके नीचे तीसरा निकलता है, ऐसा होता है ना। उसी तरह एक बेंच के ऊपर दूसरा, दूसरा बेंच के ऊपर तीसरा, तो इसको बोलता है टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट। एक बेंच से दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, इसी को टेलीस्कोपिक बोलते हैं अरेंजमेंट, है ना। ये इसको टेलीस्कोपिक बोला जाता है। सर फिर से ट्रेंच और गार्लैंड का डिफरेंस क्या हुआ? नहीं, ट्रेंच और गार्लैंड में डिफरेंस कुछ नहीं होता है। ट्रेंच और गार्लैंड थोड़ा सा अंतर होता है कि जैसे हम लोग जब ओपन कास्ट माइंस में जब ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो जहां पर गार्लैंड ड्रेन नहीं होता है, तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं ना, एक लंबा सा ट्रेंच कटिंग करते हैं। किस लिए? ताकि मेरा क्या हो कि जो मेरा वाइब्रेशन वो आगे की ओर ना बढ़ पाए, तो स्पेशली उस जगह पर ट्रेंच कटिंग करना होता है। ट्रेंच कटिंग का जो मतलब चौड़ाई होता है ना, बहुत मिनिमम होता है, मतलब एक कोई भी 0.5 मीटर 1 फीट तक करने से चलेगा। लेकिन गार्लैंड ड्रेन का चौड़ाई थोड़ा ज्यादा होता है। एक मिनट धीरे धीरे पूछो। सर सीम का थिकनेस वाला थोड़ा सा बता दीजिए, 1.5 मीटर और 7.5 मीटर वाला। 1.5 मीटर वाला क्या है, जब हम लोग जैसे मान लो कि ये मेरा सरफेस है, जब मेरा बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में काम करेंगे ना, तो उसमें 1.5 मीटर कम से कम मोटा सीम चाहिए, ठीक है, इतना सीम चाहिए। और हार्ड कवर 7.5 मीटर होना चाहिए, 7.5 मीटर का हार्ड कवर होना चाहिए, तब जाकर हम लोग काम कर सकते हैं। ये बात, ये 7.5 और 1.5 मीटर का ये फिगर है। संतोष बोरा, नहीं सर जी, क्या क्या चाहिए? नहीं सर जी, सर क्या है सर? सैल्वेजिंग क्या होता है? सैल्वेजिंग का मतलब होता है, सैल्वेजिंग ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं, समझ लो कि जब लॉन्ग वॉल फेस में हम लोग काम करते हैं ना, वो तो लॉन्ग वॉल फेस में जितना मशीनरी का सेटअप होता है ना, उस सेटअप को खोल के दूसरा फेस में ले जाने वाला ऑपरेशन को लॉन्ग वॉल सैल्वेजिंग बोलते हैं, है ना, उसको लॉन्ग वॉल सैल्वेजिंग बोलते हैं। पूरा सेटअप को, क्लास का कौन कौन सा दिन होता है? क्लास का जो दिन होता है हम लोग के यहाँ पे, मंडे को होता है, ट्यूसडे होता है, थर्सडे होता है और फ्राइडे होता है। तो जैसे आज थर्सडे, आज क्लास है, फिर फ्राइडे को 8 PM टू 9:30 PM होता है। समझ गए सर? ठीक है, चलो। ओपन कास्ट फेंसिंग, ओपन कास्ट फेंसिंग के बारे में बोला कि जैसे बाबू देखो, जैसे ओपन कास्ट वर्किंग चलते जाते तुम्हारे यहाँ आगे, ठीक है, और बगल में तुम्हारा क्या है बाबू, कोई भी मेरा क्या है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी घर द्वार है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग या घर द्वार के पास आने के समय, मान लो इस जो घर के पास आया, इसको 15 मीटर के अंदर आते ही ना हम लोग क्या करें, इसको फेंसिंग एक कर देंगे। ताकि क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा ना कि कोई घर का कोई जानवर वगैरह, कोई भी आदमी मतलब अचानक से इधर ओपन कास्ट की ओर ना आ जाए, है ना। समझ गया सर? वही बोल रहा। अच्छा सर, प्रीवियस वीडियो का ऑफलाइन देखने का कोई उपाय? अभी नहीं हो पाया बाबू, थोड़ा सा ना इस बार मैंने बोला ना कि जो हम लोग का नया एप्लीकेशन है ना, उसमें ट्रेनिंग ना, एक चीज का ट्रेनिंग छूट गया। वो आज ही 3 बजे होने वाला था, लेकिन आज वो रिशेड्यूल कर दी मेरा ट्रेनिंग को, और वो ट्रेनिंग मेरा 2 जुलाई को होगा उस पर, है ना। तो 2 जुलाई यानी कुछ काम उसमें बाकी है।
और पिछले बार क्या हुआ था ना, जैसे नया एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट किए ना, तो 2 से 3 दिन करने के बाद फिर से हमको पुराना वाला में आना पड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत हुआ था। इस बार मैं सोच रहा हूँ ना कि कंप्लीट अच्छा से तैयारी करके ही जाए, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं। तो देखो टारगेट लिया अब 10 जुलाई तक होगा तो उसमें हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, तब तक इसी में थोड़ा एडजस्ट करो। एम्बैंकमेंट पैरापेट वॉल होल रोड में बनाते हैं, बर्म को स्पॉइल बैंक में बनाते हैं सर। रुको 1 मिनट, एम्बैंकमेंट पैरापेट वॉल, हाँ राजकुमार जैसे तुम बोले ना, देखो बर्म नॉर्मली स्पॉइल बैंक में होता है और बेंच में भी होता है, जो बेंच में चारों तरफ बनाते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड बर्म, है ना, इसको भी बर्म बोलते हैं। और एम्बैंकमेंट पैरापेट वॉल जो होता है स्ट्रॉन्ग फिगर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ये होता है दोनों में अंतर। फेंसिंग कौन से टाइप का होगा सर 15 मीटर केस में? दीपक आपका जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ना, ये एक फेंसिंग का रियली टाइप्स का पार्ट है। एग्जैक्टली अभी मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा ये कौन सा फेंसिंग का पार्ट में आएगा, उस केस में कौन सा करेंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इट मे बी, अब मेरे पास इसका आइडिया नहीं है, मुझे देख के बताना पड़ेगा। ओपन कास्ट फेंसिंग कितने टाइप का